असम में फ्लड की समस्या को दूर करने के लिए न जाने कितने सरकारों ने प्रयास किया, पर इसको अभी तक सुलझा नहीं पाए। यह एक साल की नहीं, हर साल होने वाली ऐसी समस्या है जिसने न जाने कितने जाने और कितनों के घरों को उजाड़ कर रख दिया है। इस वीडियो में हम ऐसे मुद्दों के बारे में बातें करेंगे जो कि असम में बाढ़ का कारण बनती है, और गवर्नमेंट के ऐसे फेलियर के बारे में जिसके वजह से बहुत सालों से चली आ रही यह प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हुई, और सबसे ज़रूरी इसके सॉल्यूशंस जो कि अगर गवर्नमेंट अपनाती है तो बहुत हद तक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर हम असम में बाढ़ की बातें करें तो बहुत से लोग गुवाहाटी जैसे शहरों के प्रॉब्लम को ही समझते हैं, परंतु बता दूं आपको कि गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे जगहों पर जो भी पानी भरता है उसका सबसे बड़ा कारण वाटर लॉगिंग होता है, ना कि बाढ़। यह वाटर लॉगिंग होने का सबसे मुख्य कारण है ड्रेनेज सिस्टम का सही ना होना। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी पाइप से पानी को पास कर रहे हैं और उस पाइप के अंदर कचरा भरा हुआ है, इस दौरान क्या होगा, पानी बाहर निकलने के बजाय बैकफायर करेगा और पानी नहीं निकल पाएगा। ठीक उसी प्रकार गुवाहाटी के ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने के कारण बरसात के दौरान पानी जगह जगह पर भर जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रियल फ्लड के सिचुएशन को इमेजिन कर पाओ, ना कि आप वाटर लॉगिंग को ही फ्लड समझते रहो, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनलों में यही सब दिखाया जाता है बजाय रियल प्रॉब्लम के। असम में इस साल अब तक 23 लाख से ज़्यादा लोग फ्लड के कारण अफेक्टेड है, जिसमें से सबसे वर्स्ट सिचुएशन धुबरी में है जहां 7.5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड है। उसके बाद कछाड़ और बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने इन लोगों की मदद करने के लिए रिलीफ कैंप भी चला रही है। दुख की बात यह है कि अब तक अराउंड 86 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ की समस्या बहुत पहले से चली आ रही समस्या है जिसे अब तक गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई है। इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी बड़ी फेलियर रही है फ्लड सिचुएशन को कंट्रोल करने में। इस फ्लड में बहुत से लोगों की जानें गई है, साथ ही साथ 68,000 हेक्टेयर्स के क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम असम के फ्लड के रीजंस को जान लेते हैं। इस वीडियो में हम उन मेजर रीजंस के बारे में बातें करेंगे जो कि असम में फ्लड का कारण बनती है। असम चारों तरफ से हिली एरियाओं से घिरा हुआ है, जिसके वजह से असम में हर तरफ से नदियां एंटर करते हैं। असम में 120 से भी ज़्यादा नदियां हैं जो कि असम के चारों ओर जैसे अरुणाचल प्रदेश, चाइना, भूटान, मेघालय इत्यादि के पहाड़ों से निकलकर असम में एंटर करते हैं, जिसमें से ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, बोरीदिही, दिखो रिवर, दिसांग जैसे 11 ऐसे रिवर आते हैं जो कि असम में फ्लड का मेन कारण बनते हैं। ये फ्लड का कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सी नदियों का उद्गम पहाड़ों से होकर आता है। पहाड़ों पे अधिक वर्षा और ढलान होने के कारण पानी की धारा बहुत तेज गति से असम की तरफ आते हैं और आके इन सब नदियों में मिल जाते हैं, जो कि बारिश के वजह से पहले से ही भरा हुआ होता है, और असम की ज़मीन प्लेन होने के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि एक बोल में पानी भरा हुआ है और उसमें आप और पानी डालना चाहते हैं, इसके बाद आपको पता ही है क्या होगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। दूसरा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, जिसका सीधा मतलब है अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई। पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से ऊपर के पानी को सोखकर जमीन के नीचे ले जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई से मिट्टी की वाटर ऑब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है और यही पानी नदियों में जाकर नदियों के वाटर सरफेस लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। पेड़ों की कटाई से एक और प्रॉब्लम का जन्म होता है, वो है सॉइल इरोजन। बता दें आपको कि असम 26,832 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल जंगलों से फैला हुआ है। बात करें 2015 से 20 की डाटा की तो असम में 6,68,400 हेक्टेयर यानी कि 6,684 स्क्वायर किलोमीटर का डिफॉरेस्टेशन हुआ है। वही अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ईयर 2021 में ही 257 स्क्वायर किलोमीटर का डिफॉरेस्टेशन हुआ है। उसी साल नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर और मेघालय में 73 स्क्वायर किलोमीटर का डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अनप्लेन्ड अर्बनाइज
अनियमित रूप से शहरों के विकास करने से वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग नहीं हो पाती है। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि कैसे गुवाहाटी जैसे शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जाती है। गुवाहाटी इसका जीता जागता सबूत है। अगर अनप्लान तरीके से शहरों का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम और नेचुरल वाटर ऑब्जॉर्प्शन ना होना जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि असम में फ्लड का प्रॉब्लम बहुत पहले से चला आ रहा है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी निकाली थी जो कि 3 फेजेस में कंप्लीट होने वाली थी। पहला है इमीडिएट, दूसरा है शॉर्ट टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म। इस पॉलिसी को सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान 1956 से 1961 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को 8 मुख्य प्रोटेक्टिव मेजर्स एडॉप्ट करने थे, जिसमें से अब तक गवर्नमेंट सिर्फ 3 पर ही काम कर पाई है। और यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अब तक गवर्नमेंट फ्लड कंट्रोल के लिए कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई है। 1954 से चला आ रहा है यह प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया, जिसके कारण असम को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के फंडिंग की तो 2021-22 में असम गवर्नमेंट को 2039 करोड़ एलोकेट हुए थे। वहीं बात करें 2022-23 की तो इस साल भी गवर्नमेंट को इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के लिए 2532 करोड़ एलोकेट हुए थे। इसमें से भी 1586 करोड़ एलोकेट हुए थे सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट के लिए। वहीं 2023 में वर्ल्ड बैंक से भी $108 मिलियन यानी 902 करोड़ रुपए के लोन असम गवर्नमेंट को फ्लड कंट्रोल के लिए मिले थे। इस लोन के जरिए असम के अराउंड 6 मिलियन लोगों को फ्लड से राहत देना था। दुख की बात यह है कि इतने पैसे मिलने के बावजूद भी गवर्नमेंट फ्लड मैनेजमेंट में कुछ नहीं कर पाई है। रिजर्वर एक पानी स्टोरेज की प्रक्रिया है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है। बाद में इस पानी का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, खेतों में इरिगेशन के लिए किया जाता है। इसको ऐसे समझिए कि यह कैसे हेल्प करेगा फ्लड के इफेक्ट को कम करने के लिए। बारिश के वक्त पूरा बारिश का पानी नदियों में जाता है और नदियों के वाटर सरफेस लेवल को बढ़ा देता है, जिसके वजह से आसपास के एरिया में पानी भर जाता है। अगर हम रिजर्वर का उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक पानी को रिजर्व कर सकते हैं। सपोज कि 50% पानी भी हम लोग रिजर्व कर लिए और 50% पानी नदियों में जाता है, जिससे काफ़ी हद तक वाटर सरफेस लेवल को कम करके फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। एम्बैंकमेंट की प्रक्रिया में नदियों के किनारों पर बालू या फिर पत्थरों से डैम की तरह बनाया जाता है, पर बता दो आपको कि यह डैम नहीं होते। इस एम्बैंकमेंट से 2 फायदे होते हैं। एक तो इससे सड़क का निर्माण हो जाता है और दूसरा बाढ़ से गांव को बचाया जा सकता है। इसके बहुत से प्रकार हैं, जैसे कि कॉम्पैक्टेड सॉइल एम्बैंकमेंट। सबसे पहले इस एम्बैंकमेंट का इस्तेमाल किया गया था। यह कैसे होते हैं इसका इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है रॉक सॉलिड, तीसरा है गेबियंस और चौथा है जियोट्यूब एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट को अब तक का सबसे अच्छा माना जाता है। इसे बालू और पानी के मिश्रण से बनाया जाता है। इसको बड़े बड़े प्लास्टिक के जैसे ट्यूब में भरकर बनाया जाता है। उस ट्यूब को पीपी ओवन फैब्रिक कहा जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नदी को खोदकर उसको और डेप्थ किया जाता है, जिससे नदी की लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल यूएस आर्मी ने 19वीं सेंचुरी में मिसिसिपी रिवर में किया था, जो कि यूएस आर्मी इस प्रक्रिया को हर साल करती है और यह अब तक चला आ रहा है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े रिवर को कैसे खोदा जाए। तो बता दें आपको कि एक समय ऐसा आता है जब बहुत से जगहों पर ब्रह्मपुत्र का पानी कम हो जाता है, तो उस समय गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव ले सकती है। यह तो थे कुछ सॉल्यूशंस। अगर आपके मन में भी कुछ सॉल्यूशंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका कुछ सॉल्यूशन निकल पाए और आने वाले समय में असम को बाढ़ का सामना ना करना पड़े। अगर आप हमारे 2PF कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके दिए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।